Hello students, welcome back to Minds Mind Tutorials. So today we are going to start with the 155th question. So yeah, let's get started, and this 155th question will be counted as 55th. Okay, so let's get started. Now the first question here is which is the correct order of evolution के हिसाब से करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? ल्यूकोसोलेनिया, हाइड्रा, अमीबा, एस्केरिस, एस्केरिस, अमीबा, ल्यूकोसोलेनिया, हाइड्रा, अमीबा, ल्यूकोसोलेनिया, हाइड्रा, टीनिया, या फिर नन ऑफ दीज. तो सही आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, जो कि है अमीबा, ल्यूकोसोलेनिया, हाइड्रा, टीनिया. क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो इसी तरह की सीरीज में इवॉल्व हुए हैं. अगर अमीबा की बात की जाए तो वो एक प्रोटोजुआ होता है. ल्यूकोसोलेनिया की बात की जाए तो वो पॉरीफेरा होता है. हाइड्रा एक सीलेंट्रेट होता है. फिर वहीं जो टीनिया होता है, टीनिया को प्लेटीहेल्मिन्थ्स में काउंट किया जाता है. इसके बाद भी अगर सीरीज को हम समझें तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद एस्केहेल्मिन्थ्स आते हैं, जिसके अंदर हम एस्केरिस का एग्जांपल ले सकते हैं. इसके एलिमेंट्स के बाद एनालीडा आ जाते हैं. एनालीडा के अंदर हम अर्थवॉर्म को देख सकते हैं. एनालीडा के बाद आर्थ्रोपोडा आते हैं. आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच हो सकते हैं. फिर उसके बाद मोलस्का का नंबर रहता है, तो वो उसमें पाइला आ जाता है. मतलब और भी ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, पर हम उसका एक एक एग्जांपल देख रहे हैं. और फिर मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा आ जाते हैं. इकाइनोडर्मेटा में हम स्टारफिश को काउंट कर सकते हैं. तो इस तरह से कहना चाहिए इवोल्यूशन का ऑर्डर होगा. तो फिलहाल यहाँ जो सबसे सही था वो अमीबा, ल्यूकोसोलेनिया और हाइड्राटीनिया, ये वाला ऑर्डर बिल्कुल सही था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 156. तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑल आर वेक्टर्स. इनमें से वेक्टर्स कौन से हैं? हम फिजिक्स का वेक्टर्स नहीं देख रहे हैं, हम बायोलॉजी वेक्टर देख रहे हैं. तो यहाँ पर वेक्टर कौन सा सही होगा? हमारे ऑप्शन है फाइसेलिया, मस्का डोमेस्टिका, एनोफिलीस, अमीबा, फाइसेलिया, मस्का, एनोफिलीस, मस्का, क्यूलेक्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, एनोफिलिस, मस्का और क्यूलेक्स. क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, और खास तौर पे वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक इस डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, उन्हीं को हम वेक्टर कहते हैं. जिसमें कि एनोफिलिस जो कि एक मस्कीटो की कहना चाहिए अंदर का ग्रुप में आती है. फिर मस्का जो कि हाउस फ्लाई होती है. क्यूलेक्स जो अगेन मस्कीटो होती है. तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, और ये सारे ही ऑर्गेनिज्म होस्ट की तरह, वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं और डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं. जर्म्स को जो कीटाणु होते हैं उसको एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं. तो ये था 157. देखेंगे हाउ मेनी डेज फ्रॉम बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो अ पेशेंट फील्स फीवर. फीवर कितने दिनों बाद आता है? 2 से 8 दिन, 10 से 20 डेज, 8 to 10 डेज, या फिर नन ऑफ दीज. तो बी ऑप्शन सही होगा. बहुत कॉमन क्वेश्चन है. 8 से 10 डेज में ही फीवर की स्टार्टिंग हो जाती है जनरली. जो ड्यूरेशन होता है एंट्री ऑफ स्पोरोजोइड के लेकर, जो कि कॉजिंग एजेंट्स होते हैं प्लाज्मोडियम के, जब वो मैन में एंटर करते हैं, तो वो वाली एंट्री से लेकर जो फर्स्ट अपीयरेंस होती है मलेरिया की मैन के अंदर, इस बीच का जो पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है. अब ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है अलग अलग प्लाज्मोडियम की जो स्पीशीज होती है उनके लिए डिफर कर सकता है. जैसे जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है, हम यहाँ पर नोट करेंगे प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, तो उसके अंदर कितने हो सकते हैं? यहाँ इंक्यूबेशन पीरियड होता है 8 से 12 डेज. ठीक है. फिर जो प्लाज्मोडियम ओवेली होता है उसमें 10 to 17 डेज. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर 10 to 17 डेज अगेन. और प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होता है उसमें 27 से 37 डेज हो सकते हैं. तो हमारा यहाँ जो सबसे सही ऑप्शन बनता वो 8 से 10 दिन का बनता. हमने यहाँ पर उसी को फोकस कर कराया जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Gynecophoric canal is found in Echinococcus granulosus female, Schizotostoma hemotobium male, Taenia saginata male, या फिर Wucheria bancrofti male. तो यहाँ 158 पे सही आंसर बी ऑप्शन का हो जाएगा, शाइजोस्टोमा हीमेटोबियम मेल. क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म होता है इसके अंदर कहना चाहिए ये इनहेबिट करता है ब्लड वेसल्स जो होती है ब्लैडर की, उसको, यूरिनरी ट्रैक्ट को भी. और ये डाइशियस होता है, जैसे कि इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है. और यहाँ जो फीमेल होती है वो बहुत ज़्यादा सिलेंड्रिकल होती है शेप के अंदर, और वो परमानेंटली लॉज्ड रहती है गायनेकोफोरिक कैनाल जो कि मेल की होती है उसके अंदर प्रेजेंट रहती है. तो ये वाली चीज़ें हमने देखी, तो ये प्रेजेंट रहती है शाइजोस्टोमा के हीमोटोबियम मेल के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 में. In Lech Operon model, correct sequence of genes is regulator gene, operator gene, promoter gene, and structural genes. Promoter gene, regulator gene, operator gene, structural gene, regulator gene, promoter gene, operator gene, या फिर structural genes, या फिर structural genes, regulator genes and operator gene. तो सही आंसर सी ऑप्शन होगा, regulator gene, उसके बाद promoter, operator और structural. इसको याद करने के लिए R P
RPOS का ये सीक्वेंस हमें याद करना पड़ता है. रपोज करके इसको पढ़ा जा सकता है, तो उससे हमें लर्न हो जाएगा. रपोज करके इसको याद कर लेंगे. रेगुलेटर के बाद P, फिर उसके बाद ऑपरेटर, फिर S को स्ट्रक्चरल जीन्स कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 160. मेटिंग इन हनी बी इज परफॉर्म्ड बाय. जो मेटिंग होती है हनी बीज में वो कैसे होती है? इनसाइड द हाइव बाय ड्रोन, इन मिड एयर बाय द ड्रोन, ऑन द फ्लावर्स बाय द ड्रोन, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो सही आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, जो कि इन मिड एयर बाय द ड्रोन. तो ड्रोन के थ्रू मिड एयर के अंदर यहाँ पे मेटिंग देखने को मिलती है. तो 160 सॉल्व हुआ. नेक्स्ट देखेंगे 161. ठीक है, तो स्टेटमेंट है कैरागीन, अ जेली लाइक स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मराइन अलगा कॉल्ड आयरिश मॉस कॉन्ड्रस सार्गेसम केल्प या फिर फ्यूकस. तो कैरागीन नाम की जो कहना चाहिए एल्गी होती है वो देखने को मिलती है. ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा. आयरिश मॉस यानी कि कॉन्ड्रस होती है, तो उसके अंदर देखने को ये जेली लाइक स्ट्रक्चर मिल जाता है. नेक्स्ट है क्लेडिस्टिक्स. Cladistics is a method of classification that attempts to infer phylogenetic relationship between subspecies and species, relationship between endangered and surviving species, relationship between two most forward races. तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, जो कि एक मेथड होती है क्लासिफिकेशन की. क्लेडिस्टिक्स जो है एक तरह का हेनिगियन क्लासिफिकेशन है. मैं यहाँ नोट करूंगी इस वर्ड को, ये इंपॉर्टेंट होता है. HNNIGIAN, हेनिगियन क्लासिफिकेशन. तो ये एक तरह का हेनिगियन क्लासिफिकेशन होता है. एक इसमें मेथड रहती है जिसमें क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, उसमें वो इन्फर करता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को, जो कि सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में होती है और पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के ऊपर. इसी वजह से जो इसका रिजल्टिंग डायग्राम होता है वो कैसा होता है? बीइंग अ क्लेडोग्राम. तो क्या बनता है? क्लेडोग्राम. मैं इसको एक अलग ही वीडियो सेक्शन में पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी टेक्सोनॉमी को, तो उसके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे नीट के हिसाब से अगर हम चेक करेंगे तो. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 163. नट क्रैकिंग बिहेवियर इन स्क्वेरल्स इज. जो नट क्रैकिंग बिहेवियर होता है स्क्वेरल के अंदर वो कैसा होता है? इंस्टिंक्टिव एंड लर्निंग बिहेवियर, कंसीलमेंट बिहेवियर, एगोनिस्टिक बिहेवियर, एफिलेटिव बिहेवियर. तो सही आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, जो कि इंस्टिंक्टिव एंड लर्निंग बिहेवियर. जो उसकी इंस्टिंक्ट में रहता है कि उसको किस तरह से यहाँ पर क्रैक करनी होती है, जो कहना चाहिए नट्स होती है उसको, तो उसको लर्न करने की जरूरत तो इतनी खास नहीं पड़ती, उसको बचपन से ये चीज़ें याद होती है. तो ए ऑप्शन सही था यहाँ पर 163 का. 164 में है कोरल रीफ्स आर एसोसिएशन ऑफ. कोरल रीफ किसका एसोसिएशन होती है? स्टोनी कोरल्स एंड एल्गी, रेड कोरल्स एंड लिचन्स, हॉर्नी कोरल्स एंड एल्गी, या फिर डेड कोरल्स एंड लिचन्स. तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, स्टोनी कोरल्स एंड एल्गी. क्योंकि जो कोरल रीफ्स होती है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स होती है, ब्यूटीफुल होती है, मराइन हैबिटेट्स में देखने को मिलती है. और यहाँ जो रीफ्स होती हैं वो पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट भी होती है. तो जो कोरल रीफ्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट लैंड बिल्डर्स होती हैं और जानी जाती है, जिससे कि स्मॉल ट्रॉपिकल आइलैंड्स के अंदर कॉन्टिनेंटल शोर लाइन्स होती हैं, इन सारी जगहों पे ये पाई जाती है. और जो एरियाज जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाइट सैंड बीचेस बनाने के लिए, वहाँ पर भी ये आसानी से देखने को मिल जाती है. अब जो इनका प्रिंसिपल रेसिडेंट होता है कोरल रीफ का इकोसिस्टम में, तो वो होता है रीफ बिल्डिंग स्टोनी, या फिर इसको हर्माटाइपिक कोरल्स कहा जाता है. कैल्शियम इनका एलिमेंट होता है जो कि सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इनकी ग्रोथ में भी हेल्प कर देता है. कैल्शियम कार्बोनेट इन पे बहुत अच्छी तरह डिपॉजिटेड होता है. CaCO3 जिसको हम कहते हैं, इनकी बॉडी वॉल्स पर प्रेजेंट होता है. और वो जो डिपॉजिट होते हैं क्रिस्टल्स, वो एक तरह से पैटर्न्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स और अपीयरेंस भी बना देते हैं. और अगर एक बात की जाए तो ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है यूनिसेल्युलर अलगी के साथ. तो जूजेंथेली नाम की जो एल्गी होती है उसके साथ ये देखने को मिलती है. फोटोसिंथेसाइज करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. मतलब जो एल्गी होती है वो फोटोसिंथेसाइज करती है और जो कोरल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, लाइट प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं. स्केलेटल ग्रोथ रेट जो होता है कोरल्स का वो डिपेंडेंट होता है एल्गल पार्टनर्स के ऊपर. तो ये सारी चीज़ें कोरल रीफ्स की हमने देखी. मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कह दिया यहाँ पर, तो मैं यहाँ फाइनली टिक करती हूँ ए ऑप्शन सही था, स्टोनी कोरल्स एंड एल्गी. नेक्स्ट, chemicals which are synthesized by one organisms and affect the behavior of another member of the same species are
उस कॉल्ड फेरोमोन्स, फ्लेवोनॉइड्स, हॉर्मोन्स बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि है फेरोमोन्स, क्योंकि इसी तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर को कॉज करते हैं। यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि एंशिएंट बैक्टीरिया की बात की जाए, स्लाइम मोल्ड्स की बात की जाए, तो वो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अगर इन्वायरमेंट में रिलीज होता है तो वो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल एक्शन दूसरे मेंबर्स के अंदर, जो कि सेम स्पीशीज के होते हैं। इसी वजह से जो फेरोमोन्स होते हैं वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको कम्युनिकेशन के अंदर यूज किया जाता है अमंग्स इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। फेरोमोन्स को ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, और डिटेल में समझना है तो प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 166, जो लिविंग प्राइमेट्स होते हैं विच केम फर्स्ट इनटू एग्जिस्टेंस। तो सबसे अच्छे से लिविंग प्राइमेट्स कौन से होते हैं जो कि सबसे पहली बार एग्जिस्टेंस में आते हैं? प्रोसोमियंस, एंथ्रोपॉइड्स, होमिनिड या फिर बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन। प्रोसोमियंस जो थे वो सबसे पहले लिविंग प्राइमेट्स है जो कि एग्जिस्टेंस में आए थे। Thermostat of a bird or mammal is in its cerebral cortex, medulla oblongata, spinal cord near the, यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है मैं इसको, तो स्पाइनल कॉर्ड नियर द स्कल, यहाँ पर स्कल लिखा है, फिर मेडुला ओब्लोंगेटा और हाइपोथैलेमस। तो जो थर्मोस्टेट होता है बर्ड या फिर मैमल का, अगर उसको बात की जाए वो कहाँ लोकेटेड होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा, हाइपोथैलेमस में वो लोकेटेड होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो देखा जाए तो प्राइमरीली कनेक्टेड रहता है रेगुलेटिंग करने के लिए, फिजियोलॉजिकल स्टेट बॉडी की उसको रेगुलेट करने के लिए, और जो बॉडी टेम्परेचर और केमिकल कंपोजिशन होते हैं उस सब चीज़ों को भी यही कंट्रोल करता है। इसी वजह से ये थर्मोस्टेट कहलाता है बॉडी का। तो एक तरह से यहाँ पर थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। 168, फॉर मोस्ट पीपल ड्रीमिंग अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द स्लीप। सोने के दौरान ड्रीमिंग कौन सी स्टेज में होगी? डीप स्लीप, अल्फा स्लीप, REM स्लीप जिसको रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है, या फिर स्लो वेव स्लीप। तो सही आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, REM स्लीप जिसको रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। जब REM स्लीप होती है तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्वाइट एक्टिव होता है, और यहाँ जो मूवमेंट होता है वो नॉर्मली सप्रेस्ड होता है। तो जो REM स्लीप होती है वो एक ऐसा टाइम होता है जब विविड ड्रीमिंग की जाती है। तो स्लीप के ऊपर भी एक वीडियो अलग से अपलोड करेंगे, उसकी पूरी डिटेल समझेंगे वहाँ पर कि REM क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट्स क्या होते हैं, कब स्लीप होती है, क्यों ड्रीमिंग होती है, मेमोरी, लर्निंग, सब कुछ उसमें देखेंगे। तो ये 168 का अभी फिलहाल आंसर बी ऑप्शन है। तो इंपॉर्टेंट था ये बहुत। Michaelis constant Km of an enzyme which catalyze a single substrate reaction is dependent upon temperature approximately proportional to the velocity of the reactant, dependent upon enzyme concentration, dependent upon substrate concentration। सही आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, डिपेंडेंट अपॉन एंजाइम कंसंट्रेशन, क्योंकि अगर बिगनिंग की बात की जाए तो जो बिगनिंग वेलोसिटी होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन में वो पूरी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंजाइम के कंसंट्रेशन में। तो जब यहाँ जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर वो लार्ज होगा, लार्ज एक्सेस में होगा और एक्सीड करेगा वी मैक्स की वैल्यू को, तो जो एंजाइम रहेगा वो एक तरह का लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पर एक्ट करेगा। और एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो जो प्रोवाइडिंग जो अगर इसमें देखा जाए तो जो मोर एंजाइम मॉलिक्यूल्स है अगर हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो इनेबल करेंगे कन्वर्जन को ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में। तो जितने ज़्यादा एंजाइम को हम ऐड करेंगे उतने ज़्यादा कहना चाहिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ सही आंसर था सी ऑप्शन, डिपेंडेंट अपॉन एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। तो ये मिशेलिस कांस्टेंट। A male child is color blind and his blood group is A. Identify the parents from the following pairs। अगर कोई मेल चाइल्ड है और वो कलर ब्लाइंड है, उसका ब्लड ग्रुप A है, तो उसके पेरेंट्स की कैसे पेयरिंग हुई होगी, उनके क्या कहना चाहिए ब्लड ग्रुप रहे होंगे। फादर नॉर्मल विजन, ब्लड ग्रुप A, मदर कलर ब्लाइंड, ब्लड ग्रुप O, फादर कलर ब्लाइंड, ब्लड ग्रुप O, मदर कलर ब्लाइंड, ब्लड ग्रुप AB, फादर नॉर्मल विजन, ब्लड ग्रुप A, मदर कलर ब्लाइंड, ब्लड ग्रुप B, फादर कलर ब्लाइंड, ब्लड ग्रुप O, मदर नॉर्मल विजन, ब्लड ग्रुप O। तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन, जो कि फादर का नॉर्मल विजन होगा ब्लड ग्रुप A के साथ, और मदर यहाँ पर कलर ब्लाइंड होगी और ब्लड ग्रुप उनका B हुआ होगा। तो ये सही होगा यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन। 171 को देख लेते हैं। मैमेलियन लिवर की बात की जाए, अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में उसको देखते हैं तो वो कैरेक्टराइज रहता है किसकी प्रेजेंस से? ग्लीसन्स कैप्सूल, कफर सेल्स, ग्लीसन्स कैप्सूल्स, ल्यूकोसाइट्स, कफर सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, ग्लैंडुलर सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लीसन्स कैप्सूल्स एंड कफर सेल्स, क्योंकि जो मैमेलियन लिवर होता है उसके अंदर ये जो कि ग्लीसन कैप्सूल होता है, कफर सेल होते हैं, वो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ग्लीसन कैप्सूल एक तरह की थिन लेयर होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि बनी होती है इनर लेयर ऑफ लिवर से, जो कि बनाती है, कहना चाहिए, सॉरी मैंने गलत कह दिया, वो बनाती है इनर लेयर
जो कि लिवर की होती है उसको, साथ में वो ट्रेबिक्यूली वहाँ पर एक प्रेजेंट होती है जो कि डिवाइड करती है लिवर लोब्स को हेक्सागोनल लोब्यूल्स में। वहीं जो कफर सेल्स होते हैं वो फैगोसाइटिक होते हैं नेचर में, और वो कैपिलरीज जो होती हैं जो वेस्कुलर स्पेसेस में उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। कफर सेल्स जो होते हैं वो जनरली मैक्रोफेजेस के स्टीलेट होते कहना चाहिए, स्टीलेट सेल्स होते हैं, और वो क्या परफॉर्म करते हैं, वो स्कैवेंजिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो ये दोनों के बारे में देख लिया। 172 देख लेते हैं। तो इफ देर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अबाउट मोर देन, यहाँ फिर से क्लियर नहीं मैं इसको रीड आउट, तो यहाँ लिखा है इफ देर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अबाउट मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ रेस्पिरेशन विल बी अर्लियर देन द डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी अर्लियर डिक्लाइन ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर बोथ डिक्लाइन टुगेदर, या फिर बोथ शो नो फिक्स्ड वेरिएशंस। तो ये जो क्वेश्चन होता है इस तरह के, अब इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, किससे इंक्रीज कर देंगे, 35 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। तो इस तरह का जो फिनोमेना था उसको अगर सबसे पहले जिन्होंने बताया था उनका नाम था मैथेई। मैथेई यहाँ पर नोट करेंगे पहले हम उसकी स्पेलिंग समझने के लिए, MATHAEI। मैथेई 1904 की बात थी जब उन्होंने इस बारे में बताया था। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस तक, तो एक इनिशियल इंक्रीज होगा शुरू में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में, धीरे धीरे फिर क्या होगा, डिक्लाइन शुरू हो जाएगा टाइम के साथ साथ, और उसको टाइम फैक्टर कहा जाता है। तो रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ रेस्पिरेशन विल बी अर्लियर देन डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये पूरी तरह से देखने को मिला था अगर हम इस तरह की चीजें कर देते हैं। नेक्स्ट है 173। जो कॉकरोच होते हैं, हाउ मेनी ओवेरियोल्स रिमेन्स प्रेजेंट इन दी बॉडी, इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी में कितने ओवेरियोल्स हो सकते हैं, 8, 6, 4, 5। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन जो कि है 8। जो कॉकरोच होते हैं उनके अंदर जो ओवरी होती है उसमें लूज ग्रुप होते हैं 8 लॉन्ग थिन और लाइट येलो ओवेरियन ट्यूब्यूल्स के, जिनको ओवेरियोल्स भी कहा जाता है, और ये फ्लेक्सिबल वॉल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो 8 यहाँ पर सही आंसर। तो ओवेरियोल्स और ओवरी अलग चीज होती है, ओवरी के अंदर ओवेरियोल्स नाम के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। 174। Which one of the following was the transitional stage between apes and humans? एप्स और ह्यूमंस के बीच की जो ट्रांजिशनल स्टेज होती है वो कौन सी होती है, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस रेमिडस, होमो इरेक्टस, या फिर बोथ बी एंड सी। तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो होगा ए ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस रेमिडस। क्योंकि ये जो ओल्डेस्ट होमिनिड था उसको क्लासिफाई किया गया था ऑस्ट्रेलोपिथिकस के नाम से। ऑस्ट्रेलोपिथिकस रेमिडस जो है उसको करीब करीब 4.4 मिलियन ईयर्स अगो पहले डेट किया गया था। और जो ए एल्फरेंसिस होता है जिसको ल्यूसी का नाम दिया था हमने, तो वो भी करीब करीब 3 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात हो गई है। तो ये जो ब्रेन थे उनमें वहाँ स्मॉल थे, और ये जो होमिनिड्स थे वो इरेक्ट पोजीशन में वॉकिंग करते थे, यानी कि सीधे खड़े होकर वॉकिंग करते थे, जिस तरह से मंकी करते उस तरह से नहीं करते थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस रेमिडस। वो सबसे पहला मतलब कहना चाहिए एक तरह की ट्रांजिशनल स्टेज थी, और ल्यूसी नाम का जो वो मंकी था जिसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस एल्फरेंसिस कहा था वो थी, तो वो 3 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात हो गई। नेक्स्ट है 175। AMP produced by adenylate transfer is returned to ATP by the action of adenylate cyclase, malate dehydrogenase, NAD linked dehydrogenase, या फिर adenylate phosphate। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, एडिनाइलेट साइक्लेज। क्योंकि जो एडिनाइलेट साइक्लेज होता है वो एक तरह का मेम्ब्रेन रिसेप्टर बाउंड होता है, एक तरह से मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है, और वो फ्रीली सॉल्युबल एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर। और अगर हम राइज कर दें इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम आयन के लेवल को, तो वो कॉमनली क्या करेगा, फीडबैक करेगा, वो भी नेगेटिवली करेगा एडिनाइलेट साइक्लेज से उसके ऊपर, और उसकी जो एक्टिविटी होगी उसके अंदर ऑसिलेशंस देखने को मिलेंगे इन इंट्रासेल्यूलर CAMP, साइक्लिक AMP। अब जो बहुत सारे पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं और जो लोकल केमिकल सिग्नल्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं इन्हीं एंजाइम्स के थ्रू। तो एडिनाइलेट साइक्लेज यहाँ पर सही आंसर था। अगर आपको फिर से एक बार स्टेटमेंट देखना हो तो मैं हमारा क्वेश्चन क्या था, जो AMP प्रोड्यूस की जाती है एडिनाइलेट के ट्रांसफर के दौरान, तो वो रिटर्न कर जाती है टू ATP की तरफ, किसके एक्शन से। तो आंसर हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन था, एडिनाइलेट साइक्लेज की अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।